हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 175 तक। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 150 तक आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, सो आज 151 से देखेंगे। और देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली आपके थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन को अगर आपको कुछ समझाने की ज़रूरत होगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। बाकी जो ऐसे जो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको फटाफट ऐसे करवा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द योक सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग हॉट रोल लैमिनेशन इज मेड 15% मोर देन दैट ऑफ कोर इन ऑर्डर टू। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि आपका जो योक सेक्शन है, ठीक है, वो योक सेक्शन का एरिया कोर के सेक्शन से ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या बोला है 15, तो नॉर्मली हम लेके चलते हैं 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20% एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ योक, क्लियर है, इज मोर कंपेयर टू कोर। ठीक है, कंपेयर टू कोर। ठीक है, आपका जो भी कोर का एरिया है उससे 15 से 20% एरिया योग का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज देखो, जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है वो एरिया से इन्वर्स रिलेशन में रहता है। देखो देखो, अगर आपका योग का एरिया ज़्यादा होगा तो योग में जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी? कम। अब देखो, अगर आपकी फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आप ये समझो, फ्लक्स डेंसिटी कम होने का मतलब आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी कम हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका जो कोर लॉस होगा, पी आई, ठीक है, किसकी वजह से? योक में बेसिकली। ठीक है, जो कोर लॉस होगा योक में वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़, तो हम इसलिए योक का एरिया ज़्यादा रखते हैं। बिकॉज देखो, योक में भी अगर आपके आयरन लॉस ज़्यादा हो गए और कोर में ऑलरेडी आयरन लॉस हो रही है तो टोटल आयरन लॉस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, योग का एरिया ज़्यादा रखते हैं तो आपके आयरन लॉस कम से कम हो योग की वजह से। तो क्या होगा? रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आयरन लॉस इन योग। द जॉइंट इन द ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन आर स्टैगर्ड। यानी जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं ना लैमिनेशन के, उनको हम स्टैगर्ड करते हैं। यानी कि देखो, आपकी जो लैमिनेशन है वो देखो मोस्टली आपने दो तरह के देखे होंगे। एक आपका ये होता है ऐसा लैमिनेशन, ठीक है, ई वाला। एक आपका कुछ इस टाइप का होता है, देखो कुछ इस टाइप का, आई टाइप में। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या, एक तरह से एक प्लेट होती है पतली सी। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी ई वाली प्लेटें चिपका रखी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ये चिपकाना हुआ ना, बहुत सारा ऐसे मोटा बना देते पूरा, वो स्टैगर्ड कर रहे हैं हम। तो इससे क्या होता है, देखो एक तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है, बढ़ जाएगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और देखो बीच में जो भी एयर गैप होगा ना कहीं पे, वो एयर गैप नहीं रहेगा। अब देखो कहीं पे एयर गैप होता है ना, तो जैसे देखो इसको ऐसे समझो, ये आपकी कोई इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में ये बीच में क्या रहता है आपका? एयर गैप रहता है। ठीक है, एयर गैप। इसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो कोर है, ठीक है, ये रोटर वाला सेक्शन, रोटर पे ये कंडक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप देखते भी हो, जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो उसमें नो लोड करंट लिखते हो 3 to 5%। ठीक है, बट इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट होता है 15 to 20%, बिकॉज इस एयर गैप की वजह से। तो वैसे देखो इसमें क्या आता है, जब स्टैगर्ड कर देते हैं ना, तो एयर गैप बीच में कुछ भी नहीं रहता, जिस वजह से आपको मैग्नेटाइजिंग करंट कम से कम चाहिए होता है। ठीक है, और कोई भी आपकी हमिंग नॉइस नहीं होती, बिकॉज वाइब्रेशंस की वजह से हमिंग नॉइस होती है, वो भी ऐसा करने से फिर रिमूव हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी असेंबली है यानी वाइंडिंग वगैरह करनी, वो भी ईजी रहती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है इसमें, तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। और सी आर जी ओ एस मिट्रेड ओवरलैप इज प्रिफर्ड फॉर द कोर योक जॉइंट एज। ऐसा हम क्यों करते हैं इसने बोला। ठीक है, तो सिंपल देखो, ये आपका हो जाएगा रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और कोर लॉस आपके रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली सारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉज बाय कोर लैमिनेशन इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। देखो आपके जो कोर है, मैग्नेटिक कोर है आपका, ठीक है, ट्रांसफार्मर का, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। अब अगर आपको ये पूछे कि ये वाइब्रेशन किसकी वजह से होते हैं, तो देखो ये आपका होता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, ठीक है, एक फिनोमिना होता है, की वजह से आपके वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सिंपली आपका जो लैमिनेशन है, ठीक है, आपने जो लैमिनेट किया है, वो जो लैमिनेट है ना, उसका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बिकॉज देखो जब आपने कोर को मैग्नेटाइज करते हो, ठीक है, तब उसका क्या हो रहा है? एक्सटेंशन होता है। जब उसको आप डीमैग्नेटाइज करते हो कोर को, तब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो फिनोमिना हो रहा है ना आपके लैमिनेशन के साथ, यही आपका मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता है। इसकी वजह से आपके वाइब्रेशंस होने लगते हैं उसमें। तो ठीक है, देखो ये आपका
लैमिनेशन की साइज़ क्या उस पर डिपेंड करेगा, लैमिनेशन कितना मोटा किया आपने उस पर डिपेंड करेगा, और कितना टाइट किया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। द नॉइस इन अ ट्रांसफॉर्मर कॉज बाय वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन दैट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म एज। कैसी होती है? हमिंग नॉइस आती है, हम। ठीक है, कोई भी आप बड़ा ट्रांसफॉर्मर देख लो, उसके जाके अगर नीचे जाके आप खड़े रहोगे तो आपको एक हम साउंड सुनाई देगा। क्लियर है? द लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम बाय। कैसे रिड्यूस कर सकते हो? देखो, ये आपकी कोई वाइंडिंग है कि लेट्स से प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरह करो। देखो, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, देखो ये आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब देखो, अब इस केस में देखो कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लक्स आपका एकदम बराबर होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा और लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करने को क्या बोलते हैं, कोएक्सियली रखना। एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग रख दी। ठीक है, तो वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन अपॉन द अदर कोएक्सियली। द कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर विथ डैश वाइंडिंग प्लेस नेक्स्ट टू द कोर। यानी कि आपका देखो जो कोर होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का कुछ, देखो ये आपका कोर बनाते हो कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है ये, आपका ये जो कोर है ना, इस कोर के पास में, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू कोर लो वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये मैं पूछा। ठीक है, देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए करते हैं सिंस देखो लो वोल्टेज है यहाँ पे, क्या ये लो वोल्टेज। तो अब यहाँ पे जो आप इंसुलेशन लगाओगे, इंसुलेशन क्या होगा उससे, इसका आंसर तो हो जाएगा देखो लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज रखते हैं, इसलिए रखते लो वोल्टेज बिकॉज देखो लो वोल्टेज में आपका जो इंसुलेशन रिकॉर्ड होगा वो कम होगा। अगर हाई वोल्टेज होगा ना तो आपका जो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वो अच्छा वाला इंसुलेशन लगाना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है? अगर लो वोल्टेज है तो इंसुलेशन थोड़ा इतना भी मतलब एकदम बेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लो वोल्टेज के हिसाब से लगाएंगे। बेसिकली इंसुलेशन की चीज़ रहती है यहाँ पे। इन द कोर टाइप टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस एडजेसेंट टू स्टील कोर। इसने बोला कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को जस्ट कोर के पास में ही रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऑलरेडी बता दिया, इंसुलेशन के लिए। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड इन अ पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जब आप लो वोल्टेज की बात करते हो, ठीक है, तो देखो कोई भी वाइंडिंग लो वोल्टेज आप कब बोलते हो उसको, जब उसमें वोल्टेज कम होता है। ठीक है, वोल्टेज कम होगा। तो वोल्टेज कम कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और वोल्टेज कम होता है तो करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जस्ट अपोजिट रहता है इसका। तो यहाँ पे समझो, आपका सर्किट में करंट ज़्यादा कब होगा, जब आपका रेजिस्टेंस उसका कम होगा। ठीक है, यहाँ तक। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब आपका एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर ये चीज़? तो एरिया ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, का मतलब होता है कि थिक वायर होगा वो, थिक वायर। यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में आपका वायर कैसा होगा, मोटा वायर होगा। ठीक है, वही हम अगर हाई वोल्टेज में देखते हैं तो देखो, हाई वोल्टेज में मतलब वोल्टेज ज़्यादा। वोल्टेज ज़्यादा कब होता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। करंट कम कब होता है, जब आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब आपका एरिया कम होगा। एरिया कम है यानी वायर का एरिया कम, मतलब थिन वायर यानी पतला वायर है वो, थिन वायर। ठीक है, सिंपली ऐसे देखो, ये कुछ वायर इस टाइप का है। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका देखो कैसा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो वायर मोटा हो जाएगा, एरिया कम होगा तो वायर पतला हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए कि लो वोल्टेज के लिए मोटा वायर यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए पतला वायर। क्लियर ये चीज़? ऑप्शन देखते कौन सा मैच कर रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड विथ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, विथ थिन वायर। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज ये बोला प्राइमरी वाइंडिंग। अब हमें क्या पता प्राइमरी वाइंडिंग लो वोल्टेज है हाई वोल्टेज है। वैसे देखो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए और बी तो गलत है। सी पे देखो, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड विथ लेसर नंबर ऑफ टर्न्स। देखो बोला लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कम नंबर टर्न से होती है। ठीक है, और वायर मोटा होता है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और वायर मोटा होता है। सही बोल रहा है एकदम। ये वाला चेक करो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज बाउंड विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न। सही बोल रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न से होती है। जिसे बोला थिकर वायर, बट वायर कैसा होता है, पतला। यानी ये गलत है। इन ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इंटरलेस्ड सो दैट, ये देखो लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था मैंने। तो ये जैसे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग थी, मैंने फिर क्या बोला, कोएक्सियली यहाँ पे रख दो, जिससे क्या होगा, लीकेज फ्लक्स कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर मे बी मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द टू वाइंडिंग। लीकेज फ्लक्स कम हो गया
और इनके बीच में जो लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज, वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ये बोले देखो, इंटरलेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर 5% of turns at the end of high voltage winding are provided with extra insulation so as to provide protection। ठीक है, ये हम करते हैं बेसिकली सर्ज के अगेंस्ट में। ठीक है, आपके जो सर्ज होते हैं स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से, ठीक है, ये जो स्विचिंग ऑपरेशन वगैरह है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें ट्रांजिएंट वगैरह समझाए थे मैंने। तो देखा भी था आपने कि जो आपका करंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब स्विचिंग ऑपरेशन में देखते हो। तो उससे से क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज होते हैं वाइंडिंग, उसका जो एंड है, ठीक है, एंड सेक्शन 5% उसको एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, सर्ज की वजह से। व्हेन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सफर्स अ शॉर्ट सर्किट, द एडजॉइनिंग टर्न ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्सपीरियंसेस। ऐसा समझो, देखो ये जैसी एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है तो टोटल एक ही वाइंडिंग है। तो इसमें ये छोटा सा जो सेक्शन था ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी करंट ये डायरेक्शन है, इसमें करंट की ये डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या आपने पढ़ा भी होगा कि दो वायर है, अगर इसमें भी ये इसमें भी ये, तो इसमें अगर देखो आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो तो यहाँ पे क्रॉस, इसमें जब बनाते हो तो ये डॉट, तो देखो दोनों अपोजिट पोलरिटी है, तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। और देखो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे ये क्रॉस, ठीक है, इसकी वजह से बनाओगे तो यहाँ पे अगेन क्रॉस, तो अब क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपेल, सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स। अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 5% इम्पेडेंस विल एक्सपीरियंस अ रेडियल फोर्स। कितना रेडियल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा हमें ये बताना है, क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो ISC शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉर्मली जब आप फॉर्मूला देखते हो ठीक है तो होता है आई रेटेड अपॉन जेड, ठीक है। तो सिंपली 5% है तो ये आपको हो जाएगा देखो 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20 एम्पियर, क्लियर है यहाँ पे। और जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स आपका प्रोपोर्शनल होता है शॉर्ट सर्किट करंट के यानी रेडियल फोर्स, ठीक है, स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको जो फोर्स मिलेगा वो कितना हो गया, 400 टाइम्स, क्लियर है। जो भी आपका रेडियल फोर्स है उसका 400 गुना होगा, ठीक है, जब आप ये 5% इम्पेडेंस शॉर्ट सर्किट या एक्सपीरियंस करेगा, क्लियर है। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मेजर इंसुलेशन इन अ ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन। देखो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो इंसुलेशन होते हैं, एक तो मेजर इंसुलेशन, एक माइनर इंसुलेशन। अब नाम से आपको देखो समझ में आ रहा होगा मेजर बोल रहा है ये, तो मेजर का मतलब क्या हुआ कि लो वोल्टेज, ठीक है, और हाई वोल्टेज के बीच में, क्लियर है, और लो वोल्टेज एंड आपके कोर के बीच में, ये तो आपके क्या हो जाएंगे दोनों मेजर इंसुलेशन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मेजर। और जब माइनर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आपके जो टर्न्स है, ठीक है, वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जो इंसुलेशन करना है वो, ठीक है, और जो लेयर्स है बेसिकली जो टर्न्स आप बना रहे हो तो उनके बीच में ये आपके होते हैं माइनर इंसुलेशन। देखो मेजर में तो हो जाएंगे लो वोल्टेज एंड कोर एंड लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि ये ऑप्शन इसमें। माइनर में आपके हो जाएंगे देखो टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग एंड लेयर्स ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है, यानी ये ऑप्शन। इन द ट्रांसफार्मर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में फेल ड्यू टू, आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है वो फेल किस वजह से हो सकता है, एक ही चॉइस है बस, देखो मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर अगर आ गया आपके इंसुलेटिंग मटेरियल में तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर है। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज, इसलिए यूज करते हैं ऑयल ट्रांसफार्मर में, इंसुलेशन के लिए और कूलिंग के लिए, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपका ऑयल और कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठंडा रखता है ट्रांसफार्मर को। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर इज, कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है, यानी फीका येलो कलर का होता है। द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव, कैसा होना चाहिए, लो वॉलेटिलिटी, यानी कि रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा रिएक्शन कर ले किसी के साथ भी, ठीक है, लो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है अगर वो ट्रांसफार्मर ऑयल एक इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेशन का काम कर रहा है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। गुड रेजिस्टेंस टू इमल्शन विद वाटर, यानी पानी में नहीं मिलना चाहिए वो, ठीक है। लो विस्कोसिटी टू प्रोवाइड गुड हीट ट्रांसफर, लो विस्कोसिटी का मतलब समझते हो, जैसे देखो पानी, देखो पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी आराम से बह जाता है, यानी थोड़ा ऑयल जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, जिससे क्या हीट आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी ट्रांसफार्मर में अगर हीट प्रोड्यूस हुई तो सारी ऑयल में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम ऐसा भी नहीं कि पानी की तरह हो जाए, बह जाए,
तो आंसर हो जाएगा ई। ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्रॉम, ये तो ऑब्वियस है, देखो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आपके ऑयल में बिल्कुल भी। द कोर एंड वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर पुट इन स्टील टैंक। ठीक है, आपका जो कोर होता है जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग कर रखी होती है, उस पूरे सेटअप को आप एक स्टील टैंक में रखते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं? मेक इट सुइटेबल फॉर आउटडोर ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बस हाँ हो जाता है काम, ठीक है, बाहर रख देते हैं। दूसरा है देखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोवाइड एडिशनल कूलिंग। सही बात कर रहा है, देखो एक तो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बाहर से कोई भी अगर आपका डैमेज आ जाए, ठीक है, मान लो कोई पेड़ वगैरह ही टूट के उसके ऊपर गिर जाए ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ऐसे तो अगर आप सिंपल कोर और वाइंडिंग को रख दो तो उसमें देखो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, अगर आपने एक बार उसको स्टील टैंक में रखा तो अगर कुछ भी डैमेज होगा तो स्टील टैंक के ऊपर डैमेज होगा। ठीक है, अंदर का जो फीचर है, जो सेटअप है पूरा, उस पर ज़्यादा आपका कुछ डैमेज नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो स्टील टैंक हम इफेक्टिव इसीलिए रखते हैं कि आपको मैकेनिकल जो डैमेज है उससे बच सके। कंजर्वेटर फॉर ट्रांसफार्मर इज यूज, यानी कंजर्वेटर आपका जो यूज़ करते हो ट्रांसफार्मर में, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, देखो ये आपका एक बेसिक सर्किट है, ठीक है, ये देखो सिंपल एक मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का जिसमें आपका ऑयल भरा हुआ रहता है। ठीक है, देखो ये आपका कनेक्टेड होता है बुखोज रिले से। ठीक है, ये आपकी होती है बुखोज रिले। ठीक है, देन ये आपका होता है कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर। ठीक है, कंजर्वेटर। और ये आपका जो होता है ये होता है ब्रीथर, ब्रीथर। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पे देखो, पहले आप पूछा है कि कंजर्वेटर क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखो जो कंजर्वेटर है ये आपका आधा भरा होता है, ठीक है, ऑयल से, पूरा कभी भरा हुआ नहीं होता। देखो इसमें क्या रहता है, अब आपका जो मेन टैंक है, ये आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट की वजह से क्या होगा, ये जो ऑयल है ना आपका, इस ऑयल का लेवल कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। ठीक है, कभी कभार तो क्या होगा, ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, कभी कभार क्या होगा, ये ऑयल एक्सपेंड करने लगेगा। ठीक है, तो देखो जब इस ऑयल का लेवल कम होगा तो ये कंजर्वेटर क्या करेगा, इस ऑयल को यहाँ से अपने मेन टैंक में भेजेगा, जिससे ये ऑयल हमेशा पूरा भरा हुआ रहे। ठीक है, ये तो आपका हो गया जब ऑयल कम हो रहा हो। जब ऑयल आपका एक्सपेंड हो रहा हो, एक्सपेंड मतलब यहाँ से ऑयल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कंजर्वेटर टैंक के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो कंजर्वेटर टैंक में कंजर्व रहेगा, इकट्ठा हो गया वो ऑयल। ठीक है, जब आपका एक्सपेंड होगा तो सिंपली क्या करता है कंजर्वेटर, इस ऑयल के लेवल को मेन टैंक में वो क्या करता है, सिंपली मेंटेन रख के रखता है। ठीक है, तो क्या ये देखो, टू टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो बोल सकते हो या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट relating to the constructional feature of a large power transformer. The conservator is used to maintain the level of oil in the transformer tank. सही बोल रहा है, मैंने बता दिया आपको। The bushing is used to protect transformer insulation against lightning voltage. ऐसा नहीं करते, देखो जो बुशिंग है, ठीक है, बुशिंग जो बोल रहा है नहीं है, बुशिंग एक तरह का बेसिकली इंसुलेशन है। ठीक है, इंसुलेटर होता है। ये क्या करता है, आपका जो ट्रांसफार्मर मेन टैंक में जो आपका पूरा सर्किट है, ठीक है, उसको अपन एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता है ये। ठीक है, ये आपके बुशिंग का काम होता है। द बुखोज रिले इज एन ओवर करंट रिले, नहीं ये आपकी होती है गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, बुखोज रिले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए बुखोज रिले पे तो मेरे को बता लेना। ठीक है, कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा। सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। देखो यहाँ पे एक ब्रीथर कनेक्टेड होता है, ब्रीथर में आपका सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है, आपको जो मॉइस्चर है ना, यहाँ से बेसिकली एयर को अंदर लेगा। ठीक है, कैसे एयर को लेगा, तो उस एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, तो उस मॉइस्चर को ये सिलिका जेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, नहीं फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही आपके करेक्ट है। इन अ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर ड्रम इज प्रोवाइडेड अबव completely oil filled transformer tank and connected to it by a short pipe. The conservator drum is linked to external air through a breather. What is the purpose of providing conservator? इसने किसका पर्पज पूछा है, कंजर्वेटर का। ठीक है, मैंने बताया था ऑयल के लेवल को ये क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, तो टू अकोमोडेट चेंज इन ऑयल लेवल ड्यूरिंग लोड साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर लोड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर। द फंक्शन ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इज टू सस्टेन द अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर। एकदम सही बोला, ये क्या बोल रहा है, देखो आपका जो एक्सएम वाला कंपोनेंट है ना, एक्सएम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है, इसमें क्या फ्लो होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही आपका जो कोर है उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड कोर लॉस ओनली, गलत है। ये तो आप क्या करता है, कॉपर लॉस निकालता है।
द फंक्शन ऑफ अ ब्रीथर इन ट्रांसफार्मर इज टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर थ्रू द ट्रांसफार्मर। सही है। तो जो ब्रीथर में जो सिलिका जेल पड़ रहा होता है वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एयर के। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।